नमस्कार आचार्य जी। एक तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है आपके सामने बैठ के। मैं एक योगा टीचर हूँ और मेरे लिए पास लोग आते हैं जो अपना लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस तरह के वर्ड्स लेके आते हैं यूजली ट्रीट करने के लिए खुद को। मैंने भी बचपन में लाइक घर वाले मतलब मम्मी बहुत बिलीव करती हैं इनमें कि मेरी बीच वाली बहन जो थी उसको काफ़ी लाइक झपटा हो गया, इसको कुछ हो गया, मतलब इस तरह से रहता था उनका। मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं उनको अभी लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मुझे समझ में आता है सारी, मैंने एमएससी करी है इसमें योगा थेरेपी में, तो मुझे एनाटॉमी वगैरह सब अच्छे से पढ़ा है मैंने। तो दीदी को कि बोल रही थी कि उनको वो हुआ है, अभी झपटा ही हुआ है उसको भी। मैंने बोला था पहले ही, झपटा झपटा मतलब कुछ लाइक ऐसे कुछ हो गया है उनको, मतलब किसी ने काबू कर लिया उनके शरीर को इस तरह से कुछ, मतलब तो कुछ भी मतलब उनका अपना वर्ड्स दे देते हैं उसको, बट बातें वही होती हैं, उस तरह से होता है कि अभी वो वहाँ पे जो बाबा जी थे उन्होंने झाड़ा वगैरह लगाया और वो ठीक फील कर रही है। और थोड़ी, क्योंकि मैं भी वहीं से आई हूँ, मैंने भी देखा है कि कभी किसी के बुआ के बेटे को कुछ हो गया है, कभी पास में किसी को हो गया है और उनको रिलीफ मिल जाता है। तो ये सब मैंने खुद भी देखा है। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे दिमाग में भी एकदम से ऐसे उन्होंने बोला तो थोड़ी देर के लिए मैं भी हिप्नोटाइज जैसा हो गई। मैंने कहा हाँ ऐसा, फ़ोन पे मैं बात करी, मैंने कहा हाँ ऐसे हो गया। फिर सडनली मुझे आपका ख्याल आया, मैं तो आचार्य जी को सुनती हूँ, मैं फिर वापस आई। तो मैंने बोला मम्मी एक बात बताओ, वो खाना वो ठीक से नहीं, उनको गुस्सा बहुत आता है, दीदी को हर बात पे गुस्सा करते हैं, खाना छोड़ देती हैं तो इतना गुस्सा आता है बहुत, ऐसे तो लापरवाही दिखाती हैं। जो जो मतलब लीवर को इफेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर वो चीज़ें करती हैं। मैंने कहा उनको लीवर का टेस्ट कराओ, पहले बोलो लीवर फंक्शनिंग का टेस्ट कराएं और मुझसे बात करें उसके बाद में। तो फिर मैंने मम्मी को बोला खाना ठीक से नहीं खाती, नहीं, मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया उल्टा कि हाँ सही बोल रही है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब लाइक बातें ही होती है जो कन्विंस सामने वाले को कर लेती है। हमें बचपन से सिखाते आ रहे हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने मान ली क्योंकि हमने तर्क नहीं किया आपसे, तो हमें समझ में आ गई वो। अपब्रिंगिंग मेरी ऐसी है, तो मेरा भी बहुत मन करता है कि चलो मान लो इन चीज़ों को। जैसे अभी मैं मेरठ में थी, मेरे अंकल का घर है वहाँ पे, तो मेरी भाभी और उनका छोटा बेबी है, वो ऐसे बाहर गए रोड पे और एक नाला होता है ना, नाले पे बच्चा गिर गया, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। तो वहाँ पे हमारे घर में जो काम, वहाँ पे हम कपड़ों का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे जो काम करने वाली एक लड़की आती है, उन्होंने, वो पंडित फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने ऐसे नाचना स्टार्ट कर दिया कि क्या मतलब उनके ऊपर कुछ बुआ हुआ आती हैं कुछ ऐसे करके, मतलब एंड उसको, तो उसको बाहर क्यों लेके गई थी, ये क्यों किया था। प्रश्न पर है। तो ये चीज़ें कर, मतलब हाँ मुझे शायद डायरेक्ट बात करनी आती नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा बात करती हूँ। ठीक है बताइए। ठीक है हाँ। तो आपने बोला था कि जो ये ऐसे होता है ना जिनको कुछ मतलब वीक फील करते हैं अपने आप में, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते एक तरह से, तो वही लोग ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ते हैं। मेरे बुआ का बेटा ड्रिंक करने लग गया तो मेरी बुआ ने बोल दिया इस पर कुछ आया हुआ है। एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता एक आम आदमी कि हाँ वो उसमें कुछ, उनके अपने सपुत्र में कुछ कुपुत्र वाले गुण हो सकते हैं, ऐसे कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो बताए थे इस पर कुछ आ गया है करके। तो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, मतलब कनेक्ट होती आ रही हैं। कनेक्ट इसलिए कर पा रही हूँ, जैसे सर ने बोला कि शिक्षाएँ हैं उनको मैं अपने तरीके से थोड़ा सा ले रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने हमारे यहाँ भजन सेशन भी होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कबीर जी के भजन डालना और बुल्ले शाह जी को थोड़ा सा उस पर मतलब उनके बारे में थोड़ा बताना, तो वो सारी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दिया है। और उस पर क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे आते हैं थोड़ा सा, तो उस पर तर्क भी करते हैं, दीदी अच्छा ये ऐसे कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने सुरा बचपन से कुछ और सुना है उन्होंने उन चीज़ों के बारे में, फिर मैं उनको एक अलग चीज़ बता रही होती हूँ। तो लेकिन उनको अच्छा लगता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ से कि हमने तो पहले ऐसा कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उस तरह से रिलेट कि हाँ आगे जाके कुछ शिक्षा ऐसे हो सकती है। मैं इससे सहमत हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। जो जिस परिवेश में है, जिस जगह पर है, उस जगह जो भाषा चलती है और जो जो तरीके चलते हैं, उन तरीक़ों को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य साफ होना चाहिए कि इन तरीक़ों से लेकर इन तक विशुद्ध अध्यात्म आना है। बाकी हर जगह के लोग अलग हैं और पृष्ठभूमियाँ भिन्न भिन्न हैं, तो वो जिम्मेदारी सबकी उपयोग में है। जो लोग इनमें नहीं भी हैं वो भी सामाजिक लोग ही तो हैं ना। ठीक है, आप लोग सैकड़ों हज़ारों लोगों से बात करते हैं, पर बाकी लोग 10 20 50 लोगों से तो बात करते ही हैं ना। तो वो सबकी जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से एक सही सामाजिक माहौल बनाया जाए। नहीं तो वो नहीं हो पाएगा कि
आप सोचें कि चारों तरफ कीचड़ उछल रहा होगा और आपका दामन साफ रह जाएगा, चारों तरफ आग लगी होगी और आपका घर बच जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला है। अब जो स्थिति आ गई है उसमें निष्पक्ष होने जैसा कुछ नहीं है। हर किसी को एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना पड़ेगा अपने अपने तल पर। जो 10 लोगों से बात कर सकता है वो 10 से करे, 100 वाला 100 से, 10,000 वाला 10,000 से, क्योंकि असर सब पे पड़ना है। और ये जिस तरीके की अब चीज़ सदा से रही है और अब और बढ़ती जा रही है दुर्भाग्यवश, ये किसी को छोड़ने नहीं वाली, किसी को नहीं छोड़ने वाली। ये मेन स्ट्रीम बन जाएगी, ये पॉपुलर कल्चर बन जाएगी। बताओ आप कैसे बचे रह जाओगे? आपके बच्चे स्कूल तो जाएंगे ना, आप उन्हें कैसे बचा लोगे? स्कूल में फंसेंगे वो। आपके बच्चे मोबाइल तो रखेंगे ना, टीवी तो देखेंगे ना, क्या आप उनको पूरी तरह मोबाइल से या टीवी से हटा पाओगे? क्या आप उन पे 24 घंटे निगाह रख पाओगे? तो कैसे बचोगे? और ये मत सोचिएगा कि साहब ये तो अब 21वीं शताब्दी है, अब थोड़े ही अंधविश्वास फैलेगा। बिल्कुल भी इसमें आप निश्चित मत रहिएगा। ये जो भारत ने बात करी थी कि समय चक्रीय होता है, ये बहुत सोच समझ के कहा है। उसका मतलब समझते हो आप? उसका मतलब ये होता है कि हाँ, होगा सतयुग, उसके बाद भी आ जाता है कलयुग। माने अच्छी से अच्छी भी स्थिति हो, बोध का कितना भी प्रकाश हो, और बाहर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आपको कितनी भी चीज़ें दे दी हों और ज्ञान दे दिया हो बाहरी, लेकिन उसके बाद भी ये संभव है कि भीतर अंधविश्वास और बढ़ जाए। लोगों को ताज्जुब होता है, लोग कहते हैं यार अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज का एज है, नॉलेज का युग है ये, इसमें थोड़ी अंधविश्वास बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आश्चर्य के लिए तैयार रहें, झटका लगने ही वाला है। आप पाएंगे कि अच्छे खासे पढ़े पढ़े लोग बड़ी बड़ी तादादों में भयानक रूप से अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। सीबीएसई, एनसीईआरटी, इन सब में से वैसे भी विज्ञान और कम 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 किया जा रहा है। बच्चों को विज्ञान कहाँ से पता लगने वाला है? आप सोच के तो देखिए, कैसे पता लगेगा? चारों तरफ जो मीडिया है वो लगातार अंधविश्वास ही परोस रहा है। कोई भी बात कह दी जाएगी, उसको नकारने का क्या कारण बचने वाला है नई पीढ़ी के पास? और मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा। हम कहते हैं कि पुराने लोग अंधविश्वासी होते हैं, नए लोग तो थॉटफुल होते हैं, रेशनल होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एकदम हो सकता है कि एकदम नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों खूब पढ़े लिखे हों और अपने माँ बाप से ज़्यादा अंधविश्वासी हों। ये एकदम हो सकता है, एकदम नए तरीके के अंधविश्वास, थोड़ा ज़्यादा साफ और सोफिस्टिकेटेड और पाश्चात्य भाषा, अंग्रेजी में बोले गए अंधविश्वास, ये सब खूब तरीके से बढ़ने जा रहा है। एकदम ब्रेस, ये होने जा रहा है और ये आपके घरों में भी होने जा रहा है। और अंधविश्वास में समस्या बस ये नहीं होती कि वो एक रॉन्ग बिलीफ है, समस्या ये होती है कि वो ज़िंदगी तबाह कर देता है, वो आदमी को बर्बाद कर देता है। एक आदमी जो अंधविश्वासी है वो सिर्फ अंधविश्वासी नहीं होता, वो फिर हिंसक भी होता है। वो अपने रिश्तों में बहुत सूखा होता है और प्रेमहीन होता है। उसके जीवन में वीरता, साहस, ये सब एकदम कम हो जाते हैं। सच्चाई को देखने की उसकी जिज्ञासा एकदम क्षीण हो जाती है। अंधविश्वास कोई एक बीमारी थोड़ी ही है, अंधविश्वास माने 100 बीमारियां, आदमी बर्बाद। और ये बीमारी हम सबके घरों में घुसने जा रही है और तेज़ी से, सदा से थी, अब और तेज़ी से घुसने जा रही है और टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठकर घुसने जा रही है। तो टेक्नोलॉजी अंधविश्वास की काट तो क्या ही बन पाई, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अंधविश्वास और फैलने जा रहा है। तो सबको सक्रिय होना पड़ेगा। आप अभी ये नहीं कह सकते कि मैं तो साहब किनारे पर बैठा हूँ।
अब वो जो किनारे बैठने का समय था बहुत पीछे छूट चुका है। सबको मुखर होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अंधी ताकतें जहाँ दिखाई दे रही हों उनके सामने अब चुप बैठने से, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। शांत से मेरा अर्थ ये नहीं कि आप अशांत हो जाएं, सक्रिय हो जाएं, निष्क्रिय नहीं रहना है। करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो जिस तरीके से और जितने क्षेत्र में जितने लोगों के साथ सक्रिय हो सकता है, जिन माध्यमों से सक्रिय हो सकता है, सबको अपना अधिकतम देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो झटका लगेगा, भारी झटका लगेगा। घर का एक सदस्य ही इन चक्करों में पड़ जाए तो पूरे घर का क्या होगा ये बताइए। पूरा घर ही फंसा हो आवश्यक नहीं है। घर में 6 सदस्य हैं, 6 में से एक भी अगर ऐसा हो गया तो बताओ क्या होगा घर का, बोलो। और स्वास्थ्य लाने में श्रम करना पड़ता है, बीमारी अपने आप फैलती है। आप लोग अपना RT-PCR वगैरह करा के आए हैं। कोविड आपकी मेहनतों से तो आपको नहीं लगता ना कि बहुत मेहनत कर रहे हो कहीं से लगे, लेकिन लग जाएगा तो फिर स्वस्थ होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अंधविश्वास भी ऐसी चीज़ है, वो अपने आप आकर के लगता है और लग गया तो फिर छुटाना मुश्किल होता है। वो तो एक डर है ना, और बोल दिया जाता है कि कुछ होता है, हम मानते हैं कि होता है, बताओ तुम कैसे डिस्प्रूव करोगे। वो कह रहा है हम मानते हैं कि होता है, हमारी मान्यता है। आप उसकी मान्यता को कैसे खारिज कर पाओगे? जिसको ये रोग लग गया उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। भाई कोई चीज़ आपके सामने मेज पर रख दी जाए और कहा जाए कि मुझे कोई यहाँ पे रख दे और बोले कि ये जो इसके भीतर द्रव्य है इसका तापमान 100 डिग्री है, मैं उसकी बात को झूठा प्रमाणित कर सकता हूँ इसमें थर्मोमीटर डालकर, ठीक है। पर आपसे कह दिया जाए यहाँ हवा में 3 तरह की आत्माएं घूम रही हैं, बताओ कैसे साबित करें कि आदमी झूठ बोल रहा है? या कि हाँ बिल्कुल, या कि वहाँ पे वो जो सज्जन उधर पीछे बैठे हुए हैं उनसे नेगेटिव एनर्जी आ रही है। कैसे साबित करोगे कि ये बात झूठ है? बताओ कैसे झूठ करोगे साबित? दिक्कत आ जाती है ना। तो जो एक बार इन चक्करों में फंस गया वो फंस गया। या कि फलाने तरीके की अंगूठी पहनने से व्यापार में लाभ हो जा रहा है, कैसे साबित करोगे कि ये बात झूठ है? अब वो उसने वो धारणा बना ली तो बना ली। या कि मैंने अंगूठी उतारी थी, देखो आज ही व्यापार में इतने का घाटा हो गया, देखा। कैसे साबित करोगे कि जो घाटा हुआ है वो अंगूठी उतारने से नहीं हुआ है? वो घाटा अलग है, अंगूठी उतारने की घटना अलग है। कैसे साबित करोगे कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है? साबित कैसे करोगे? तो इसमें जो फॉल्सिफिकेशन होता है, इसको झूठ साबित करना, वो बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। और खेल ऐसे चलता है कि अच्छा 99% जो कहा जा रहा है कि ये सब झूठ है, मान लिया कि 99% झूठ है। आम आदमी का जो तर्क उठता है ना, वो ये उठता है कि हो सकता है कि ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, जादू टोना भूत प्रेत, ये सब हो सकता है 99% झूठ भी होती हों, पर अगर ये बातें 1% भी सच हैं तो रिस्क कौन ले? अगर ये बातें 1% भी सच हैं तो हम खतरा क्यों उठाएं? ये हमारा तर्क रहता है ना। मेरा क्या जाता है, उन्होंने बोला है कि ये फलाना पानी पी लो इससे तुम्हारा भला होगा, मैं पी लेता हूं, मेरा नुकसान क्या हुआ? यही तर्क दिया जाता है ना। तुम कर लो ना जो वो कह रहे हैं, तुम्हारा नुकसान क्या हो जाएगा? और आपको ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नुकसान क्या हो जाएगा। नुकसान भयानक है, लेकिन आप समझा नहीं पाओगे क्या नुकसान हो जाएगा। अगर वो जो आपको कहा जा रहा है कि अभिमंत्रित जल है, जल को अभिमंत्रित किया जा सकता है। जल में मैं कुछ खास कर दूंगा, वो खास जल बन जाता है, अभी जल तुम पियो तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा कि ये जल मैं क्यों नहीं पीऊँगा। आपसे कहा जाएगा पंगे क्यों ले रहे हो, सब पी रहे हैं तुम भी पी लो, अपना काम करो, आगे जो कि करना है। आगे के काम के लिए बाबा जी थोड़ी रोक रहे हैं तुमको, बस वो तुमको जल दे रहे हैं, जल पी लो, आगे अपना काम करते रहो। और आपको लगता है तर्क तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने सिर्फ वो जल नहीं पिया है, आपका आगे का काम भी खराब हुआ है, क्योंकि वो जल पी करके आप इंसान दूसरे हो गए हो। इसलिए नहीं कि जल अभिमंत्रित है, इसलिए कि अब आपने झूठ के आगे सर झुका दिया। सर झुका दिया ना, अब आगे भी सर झुकाए झुकाए ही जाओगे। उस जल का प्रभाव अब तुम पर आगे भी रहेगा, वहां पर मत झुकाओ सर अपना।
और जिसने झुका दिया उसके लिए फिर उठाना, सर दोबारा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। झूठ के आगे एक बार सर झुक गया तो अब वो झुका ही रहता है ज़िंदगी भर। आपके जीवन के जो निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करता है। आप किसी से प्रेम करते थे, आप उसे विवाह नहीं कर सकते, आपको मंगली और शनिचरी और 50 तरीके की चीज़ें बोल दी गई हैं। बताइए ज़िंदगी तबाह हुई कि नहीं हुई? बोलिए। और घरों में ये खूब चलता है कि नहीं चलता है? मैं तो जानता भी नहीं हूँ, आप लोग आकर बताते हो, मेरे लिए ये ताज़ी सूचना रहती है। अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, ऐसे होता है। और ये मत कह दिया करिए कि हमारा क्या जाता है, एडजस्ट कर लो ना। एडजस्ट नहीं, आवाज़ उठाना शुरू करें। जिस भी माध्यम पर आप सक्रिय हो सकते हैं उस पर सक्रिय होना शुरू करें। आप सोशल मीडिया पर हैं, आप देख रहे हैं आपके किसी दोस्त ने अंधविश्वासपूर्ण कोई पोस्ट डाल दी है, कम से कम उसको तो आप वहाँ सलाह दे सकते हैं ना। आप क्यों कहते हैं कि मेरा क्या? वो अगर अंधविश्वास में मर रहा है तो मेरा क्या? चलो किसी अनजाने आदमी को आप मत दो जवाब, पर अगर आपका जानकार है, परिचित है, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो इस तरह की कोई चीज़ अगर लिख रहा है, कर रहा है, शेयर कर रहा है, व्हाट्सएप पे कर रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी कर रहा है, ट्विटर पे कर रहा है, आप वहाँ पर तो जा करके उसको थोड़ा ज्ञान के 2 शब्द बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो ये करते क्यों नहीं है? अब चुप रहने का समय पीछे गया, उठना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ये लड़ाई देखिए बहुत दूर तक जानी है और ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये कुछ पाने वगैरह की लड़ाई नहीं है, ये बचने की लड़ाई है। ये लड़ाई नहीं लड़ोगे तो समाप्त हो जाओगे। जब सच्चाई ही नहीं बचेगी तो हम कहाँ से बचेंगे? तो बोला जाता है कि आपकी सच्चाई है सच्चित आनंद, तो सत ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से बचोगे? फिर तो जो बचेगा वो झूठ होगा बस। तो सत्य को बचाने की लड़ाई स्वयं को बचाने की लड़ाई है। ये हमारी हस्ती की लड़ाई है, हम पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अभी। आप समझ रहे हो बात को? और ये चारों ओर से घेरा डाला जा रहा है, एक मासिव सीजर है ये। और यहाँ पर बात यहाँ तक आई तो कह रहा हूँ मैं भी जो काम कर रहा हूँ वो अकेले में बहुत और आगे तक नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि अब मैं वहाँ पर आ गया हूँ जहाँ मेरी वजह से बहुत जगहों पर अलार्म बजने लगे हैं। मैं यहाँ तक आ पाया क्योंकि अंडर द राडार उड़ रहा था, उनको पता नहीं लगा कि मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। पर अब मैं जहाँ तक आ गया हूँ, संस्था के काम का एक आकार हो गया है, अब वो नोटिस में आने लगा है। उससे लोगों को जो अंधेपन की ताकतें हैं उनको दिखने लगा है कि ये एक खतरनाक चीज़ है जो बड़ी हो रही है। आपकी संस्था जो वृद्धि ले रही है वो बहुतों के लिए और बहुत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के लिए खतरे की चीज़ है वो। तो यहाँ तक तो चलो मैं उसको ले आया चुपचाप, इसके आगे अब वो बहुत बहुत रुकावटें खड़ी करने वाले हैं, कर रहे हैं प्रतिदिन। तो इसके आगे का खेल मैं आगे अकेले तो नहीं खेल पाऊंगा। आपको अगर लगा है कि ये जो काम हो रहा है इसमें कुछ सार्थकता है और ये बचना चाहिए, तो दूर बैठे तटस्थ दृष्टा मत बने रहिए बस। इसमें अब साथ लगना पड़ेगा कार्यकर्ता की तरह। कहते ना श्रोता नहीं योद्धा। ये आज ही यहाँ जितनी बातें हुई हैं उतनी बातें भी बहुतों के लिए प्राणघातक है। वो इन बातों को सुनेंगे, कहेंगे ये बातें आउट नहीं होनी चाहिए। और अगर आउट हो रही हैं तो तुरंत कोई स्लैंडर कैंपेन चलाओ, इनको डिस्क्रेडिट करो, इनको बदनाम करो, कुछ भी बोलो, झूठ मूठ के आरोप लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, ताकि लोग इनकी बात न सुने। ऐसा माहौल तैयार कर दो जिसमें इनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए, लोग इनको न सुने। क्योंकि अगर लोगों ने इनकी बात सुन ली तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। वो खुल के ये भी नहीं बोलेंगे कि उन्हें इन बातों से समस्या है। क्योंकि अगर साफ साफ बता दिया कि मैं
ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उन्हें ज्ञान से समस्या है, तो इससे उनकी पहचान सामने आ जाएगी ना कि तुम कौन हो जिसे ज्ञान से समस्या है। वो ये नहीं कहेंगे उन्हें ज्ञान से समस्या है, वो और 10 तरह के कैंपेन चलाएंगे और उन सब का जवाब न मैं अकेले दे सकता हूँ, न मुझे देना है, न मुझे बहुत देने में रुचि है। ये जो काम है ये आपका है, ये पब्लिक डोमेन का है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो आपको सौंपता चलता हूँ, ठीक है ना। ये जो बातचीत हो रही है ये मैं कोई रिकॉर्ड करके अपने कमरे में रख लूँगा क्या? वो सार्वजनिक कर दी जाएगी, वो सबके लिए। जाओ, ये दे दिया, अब ये जगत की संपत्ति हो गई। तुम इसे देखो, सुनो, डाउनलोड करो, समझना हो समझो, नहीं समझना नहीं समझो, ये तुम्हारी चीज़ हो गई अब। तो ये चीज़ आपकी है, आप तय करिए अब आपको इसका करना क्या है। जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ और जहाँ तक इसको ले आया हूँ, ये आपकी चीज़ है और आप तय करिए आपको इसका क्या करना है। इस पर अगर आक्रमण हो रहा है तो आपके ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। मैंने तो 5 साल पहले कह दिया था कि मुझे जितना काम करना था लगभग हो गया, मैं तो अब रिटायर भी हो सकता हूँ। अब तो जो मैं कर रहा हूँ वो एक तरह से बोनस है, अतिरिक्त है, कुछ अर्थ में अनावश्यक है, एक अर्थ में दोहराव भर है। नहीं तो जितनी बातें बोलनी थी वो तो बोली जा चुकी हैं। अब तो मैं और बस और ज़्यादा बोलता ही रहता हूँ यूं ही। जिंदा हो तो कुछ ना कुछ तो करोगे। तो चीज़ आपकी है, आपके सुपुर्द कर दी है, आपको दे दिया है। अब आप देखिए कि आपको उसका क्या करना है। मेरे भरोसे मत रहिएगा, मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं निवृत्त हूँ। समझ में आ रही है बात? सिर्फ ग्रामीण लोग ही नहीं भोले होते, शहरी लोग भी भोले होते हैं। आपको एकदम नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अभी आपने जो बात कही है, उन्होंने जो बात कही है, वो बात जो कितनी खतरनाक है। ये बात जैसे ही पब्लिक डोमेन में पहुंचती है खलबली मच जाती है। मुझे थोड़ा और बोलना है। सर आपको 2 सालों से सुन रही हूँ और कभी बात नहीं हुई हमारी, मतलब पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। मतलब आपने बोला ना अभी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, मतलब मैंने सुना भी बहुत ही आपको। 2 महीने में बहुत सुन लिया था मैंने आपको। कुछ भी कर रही हूँ मतलब सुन ही रही हूँ कंटिन्यू आपको, क्लास के बाद में, क्लास से पहले, सोते हुए, कुछ भी करते हुए सुन रही हूँ। तो जब भी क्वेश्चन आते थे और बहुत किया, इस बार जाऊँगी तो ये पूछूँगी, हमेशा क्वेश्चन आता था। फिर जब तक जाने का नंबर आता तब तक क्वेश्चन हो जाता था, क्योंकि आपने बोल इतना रखा है और हर चीज़ समझा रखी है, हर तरह से समझा रखी है। तो कई बार डाउट भी आया कि फिर आपको सुनती थी, फिर से उसका आंसर मिल जाता था। तो हमेशा से चलता रहा था। और जगन मेरे क्लाइंट रहे हैं, ये साइड में जो सर बैठे हैं, तो मैं इनको योग सिखाती थी। और उसी के बाद मैंने इनको मतलब आपको रेफ़र किया था कि लाइक आचार्य जी को सुनना स्टार्ट करें। तो इनसे भी मैं बात करी थी। मुझे आचार्य से बात करने का बहुत मन होता है कि मतलब मैं मोह में आ गई हूँ क्या। थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे गुरु, मतलब ऐसे मन करता है कि हाँ आपसे थोड़ा सा बात करी जाए। और इस बार बहुत मन भी था बात करने का, फिर भी लगा कि समय वेस्ट नहीं करूँगी, आपका बड़ा कीमती है, तो मैं बात नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने डिसाइड किया था, पर अब पता नहीं कैसे हो गया और मैं यहाँ पे हूँ। चलिए बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। चलिए, नमस्ते सर।